लैब सेशन 7 जो है वो प्रोजेक्ट्स के हवाले से है, क्योंकि बीच में जो हमारा एक सेशन जो है आज की वजह से हम खत्म करेंगे, ठीक है, लैब सेशन 7। और फिर उसके बाद ये आपको लिखना भी आता है कि आपका प्रोजेक्ट्स आपको साइन हो चुका है, तो लास्ट टाइम हो चुका था, आज मैंने उसकी प्रोग्रेस लेनी है, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल आपने कुछ ना कुछ किया होगा उसको। तो मैं आपसे जस्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने क्या किया या उसके बारे में क्या अपडेट है, या आपने कुछ सर्च किया, मार्केट सर्वे किया, या आपने जो है वो कंपोनेंट खरीदा है या खरीदने के लिए उसके कॉस्ट, उसकी जो है ना वो रेट्स पता किए हैं, किसी से रब्ता किया है, किसी शॉप वाले से रब्ता किया है, या आपने जो है स्टडी किया है, स्टडी करके आपको पता चला कि ये आइडिया है, इसको मैं इस तरह इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, या आपने स्टेजेस जो है आपके प्रोजेक्ट की, मैं इस स्टेज में पहली 2 3 4 क्योंकि 8 लैब्स आगे बढ़ी है, तो 8 में हमने इसको मुकम्मल करना है। तो पहले सेशन में आप क्या करेंगे, दूसरे में, तीसरे में उसको आपने आप 8 जो है पार्ट्स में या सब सेक्शन में डिवाइड कर लिया है, कुछ ना कुछ आपका एनालिसिस नजर आएगा, उसी बेस पे आज आपने आपकी लैब प्रोजेक्ट के वाले से ग्रेडिंग भी करनी है हर हर सेशन में, ठीक है, कुछ ना कुछ जो भी होगा तो कंपैरेटिव एनालिटिव भी होगी, ठीक है, तो जिसने कुछ किया होगा उसको टॉप पे लगा देंगे, उससे जिसने कम किया होगा कुछ ना कुछ, समझ आ रहा है, तो इंडिविजुअली हम करेंगे इसको प्रोजेक्ट के वाले से, ठीक। तो उसमें वो नहीं है कि आपने अभी हार्डवेयर पे आप कुछ नहीं लाए, खैर, लेकिन ये कुछ ना कुछ पता चले कि आपने कुछ इनिशिएटिव लिया है, समझ आ रहा है, बस वो मैं देखना चाह रहा हूँ हर लैब में पिछले से कुछ प्रोग्रेस हो, और इतनी भी ना हो कि प्रोग्रेस की भी 8वां सेशन गुजर जाए और थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस कीड़ी की तरह चल रही है, समझ आया ना, कछुए की तरह, खरगोश की तरह छांगे लगे, तो 8 में ठीक है, तो ये आपने करना है, लैब सेशन 7 हो गया ये। अच्छा, लैब सेशन 8 जो है इसमें जो है ClO2 कवर हो रहा है इसमें, तो ये मैंने ClO शुरू में बता दिए थे सारे सेशंस के आगे लिखे हुए, तो आप लिखा करें जब प्रैक्टिकल करते हैं ClO2 कम ClO तो लिखिए ना, ClO के बाद में करेंगे। चलिए आज का सेशन है हमारा टू लर्न यूजेस एंड कनेक्शंस ऑफ जनरल इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जनरल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, या आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रिकल मेजरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी कह रहे हैं, ठीक है, तो इसका मेन हम ये करेंगे टू लर्न यूजेस एंड कनेक्शन ऑफ जनरल इलेक्ट्रिकल मेजरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इससे। तो इस सेशन में कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकती है उन प्रोजेक्ट जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया हुआ है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला, तो उसमें ये हेल्पफुल होगा। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि टाइप्स जो है ना इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। अब इन टाइप्स में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी देखें अगर हम, तो इनकी टाइप्स हैं आपकी इंडिकेटिंग टाइप्स है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रिंसिपल देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप है जो कि एसी के लिए यूज होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग आयरन टाइप है जो कि एसी डीसी दोनों के लिए यूज होते हैं, और इसकी आगे दो टाइप्स फिर अट्रैक्शन रिपल्शन, जिसमें अट्रैक्शन को सिंगल आयरन टाइप भी कहते हैं और रिपल्शन को डबल आयरन कहते हैं, ठीक है। मैनुअल आपको मैंने शेयर कर दिया और अभी अपलोड कर दिया, और उसके साथ रिव्यू क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए। तो रिव्यू क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कुछ आप भी कुछ वॉलंटियर बने, रिव्यू क्वेश्चन मैं एक को समझा देता हूँ, 2 स्टूडेंट मेरे पास आ जाए एंड में, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ रिव्यू क्वेश्चन कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 10 मैंने किए हैं तो 10 आप खुद करें, मुझे उसकी फाइल शेयर करना, उसको चेक करके हम अपलोड कर देंगे, ठीक। तो आप खुद जो है 2 स्टूडेंट करना वो कोशिश करें जो जो भी, उनको मैं समझा दूंगा जैसे आज, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम जरा फिर वो रिव्यू क्वेश्चन खुद मिला करें, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखिए आगे, ये आपकी इलेक्ट्रिक जो वर्किंग प्रिंसिपल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग आयरन टाइप है, इसमें एसी डीसी दोनों है आगे टाइप। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायनामोमीटर टाइप है, फिर शेडेड पोल है, हॉट वायर है, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप है, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसी तरह अगर हम अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लिखें तो स्टैंडर्ड टाइप, सब स्टैंडर्ड और कमर्शियल टाइप, इस तरह डिफरेंट टाइप हैं। अच्छा, इसी तरह अकॉर्डिंग टू द एग्जीबिशन प्रॉपर्टीज देखें तो इसमें एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स, इनको दो दो में कैटेगराइज करते हैं। अब ये जो एब्सोल्यूट और सेकेंडरी है, इसमें जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है इनको हम इन्हीं की ये टाइप है दी, ये जो यूटिलिटी की बेस पे हमने इनको कैटेगराइज किया है, तो ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स जो है इन्हीं की टाइप्स है, इंडिकेटिंग इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग, ठीक है। इंडिकेटिंग के अंदर वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर है, जैसे इंडिकेट कर रहे हैं यूनिट्स। इंटीग्रेटिंग के अंदर आपका जो है एनर्जी मीटर है, जो कि आपका रिकॉर्ड कर रहा है एनर्जी को विद टाइम। और रिकॉर्डिंग टाइप के अंदर जिस तरह वो आपने ईसीजी नहीं देखी, हार्ट बीट या वो पेशेंट की लेते हैं तो वो ना टाइम के साथ साथ इस तरह रिकॉर्ड करके एक ग्राफ देता रहता है, उसको हम ग्राफ देता रहता है, तो उसको रिकॉर्डिंग टाइप की कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखें तो
अब ये जो आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स थे, ये जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके अंदर तीन फिनोमेना होते हैं। एक आपका डैम्पिंग टार्क है, फिर कंट्रोलिंग है और डिफ्लेक्टिंग टार्क है। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टार्क पहले है कि जब भी आपने इसको सप्लाई दी या कुछ भी आपने मेजरमेंट करनी है, जिसका प्रोसेस मैं अभी ब्लॉक डायग्राम में समझाता हूँ, सप्लाई देंगे तो पहले वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क से आपका स्केल मूव करेगा और उसके ऊपर जो भी रीडिंग आएगी तो डिफ्लेक्टिंग है। उसके बाद फिर आपका जो है कंट्रोलिंग टार्क भी है। ये नहीं कि उधर ही चला जाए, फिर जब आप सप्लाई ऑफ करें तो कंट्रोलिंग वाला जो है उसको दोबारा अपनी पोजीशन पे लेके आएगा। तो ये कंट्रोलिंग टार्क हो गया। एक डैम्पिंग भी है, डैम्पिंग ऑसिलेशंस है कि ये ना हो कि ऑसिलेट करता रहे, उसके लिए डैम्पिंग का फिनोमेना इसके अंदर होता है। ये तीन किस्म के टार्क होते हैं जो कि इस जो आपका ये मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला ये मूविंग वाला, ये जो मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर ये तीन फिनोमेना यूज होते हैं। ठीक है, ये तीन फिनोमेना यूज होते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखें डैम्पिंग टार्क प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए इसके तीन मेथड होते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग भी होती है, एयर से आप करें, एयर से करें। ठीक है, साथ में आपने ये विंड एनर्जी देखी है ना, विंड की जो बड़े बड़े, तो आप एयर आती है तो वो उसको रोकती है, यानी वो उससे वो उसको मूविंग में करती है ना। समथिंग कोई भी चीज़ आप वैसे ही सादा सा पेज भी रख दें एयर के सामने, वो आपको एक टॉर्क देगा या उसकी वो होगी फ्रिक्शन होगी एयर की फ्रिक्शन से। दूसरा आपका फ्लूइड की फ्रिक्शन से, फ्लूइड के अंदर रख देंगे। और तीसरा जो है आपका एडी करंट की फ्रिक्शन से, कि एडी करंट का जो है क्या होता है, कोई भी आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अगर आप किसी फील्ड में रख दें तो उसको सप्लाई दें, तो उस जो आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसकी जो एक रियल एग्जांपल है एडी करंट की, वो हम देखें तो ट्रांसफार्मर्स में होती है। ट्रांसफार्मर्स की जो अंदर कोर होती है ना, ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, शेल टाइप और कोर टाइप। ठीक है, छोटे जो होते हैं शेल टाइप होते हैं, बड़े कोर ये आप पढ़ेंगे मशीन्स में जाकर। अच्छा, उसमें ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स दो होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो आपको पता है, उनको जिस पे वाइंड करते हैं उसको कोर कहते हैं। बस इतना समझ। उस कोर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट शेप्स की होती हैं। उसमें शेल और कोर है, और शेल के भी आगे या तो कोर की जो उसकी शेप्स होती है डिफरेंट होती है, टी एल और इस तरह की शेप्स होती है। अच्छा, वो जो कोर है उस जब आप सप्लाई देते हैं ना प्राइमरी को, तो वो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट कोई नहीं होता ट्रांसफार्मर का, ऐसी है कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं, मैग्नेटिक कांटेक्ट है दो वाइंडिंग्स के दरमियान। अब वो इलेक्ट्रिक इसको सप्लाई दी तो वो करंट फ्लो, फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स फ्लो हुआ, और फ्लक्स ने लिंक किया सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, और सेकेंडरी वाइंडिंग पे आपको आगे वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब उस दौरान जो है ये होता है, वो जो कोर होती है, जो अंदर कोर है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, उस कोर के अंदर भी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। उस सर्कुलेशन करंट का बाहर चल, तो सर्कुलेटिंग करंट जो अंदर फ्लो होता है, उस सर्कुलेटिंग करंट का ये होता है कि वो उसको कहते हैं एडी करंट, उसको एडी करंट कहते हैं। इसको ये लॉस है, ये लॉस है असल में, एडी करंट जो है असल में लॉस है। दो तरह के लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, जिसमें आप कोर लॉसेस कहते हैं और दूसरा कॉपर लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉसेस वाइंडिंग के अंदर होते हैं, वो हमारा चैप्टर नहीं है आज का, और या वेरिएबल लॉसेस भी कहते हैं इसको। जिस तरह आप हॉस्टल है आपका, अभी हॉस्टल आप बंद करके आ गए, लेकिन आपका जो हॉस्टल के लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसमें कॉपर लॉसेस तो अभी खत्म हो गए, क्योंकि आपने लाइटें शाइटें हर चीज़ बंद करके आ गई। वेरिएबल है, ये डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो आपने लाइटें हर चीज़ बंद है, तो इस वक्त वो ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉसेस नहीं है, लेकिन कोर लॉसेस हो रहे हैं। तो कोर लॉसेस अभी भी हो रहे हैं, यानी ट्रांसफार्मर लीक है, आगे सप्लाई नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो लॉसेस है कोर लॉसेस, जिसकी दो टाइप्स हैं, यानी एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो हिस्टैरिसीस होते हैं जो कि मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, आयरन का मटेरियल है, कॉपर का है, कौन सा मटेरियल है, और वो, और दूसरा जो है वो एडी करंट लॉसेस होते हैं। वो जो एडी करंट लॉसेस है और हिस्टैरिसीस लॉसेस है, ये आपके होते रहते हैं ट्रांसफार्मर में, इसलिए जब तक उसको शुरू से कट ऑफ ना करें, इसको कांस्टेंट लॉसेस भी कहते हैं, कोर लॉसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंट नाम हैं। और इसमें आपने ये जो एडी करंट उसका एक पार्ट है, एडी करंट और हिस्टैरिसीस। तो अब ये है कि अगर आप उसको कट ऑफ कर दें शुरू में, तो आप फिर ट्रांसफार्मर की सप्लाई कट ऑफ कर दें, तो फिर वो लॉसेस खत्म होगी। ठीक, तो ये एडी करंट का फिनोमेना ही इसमें यूज होता है, ये आपका डैम्पिंग टार्क प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, इसी तरह कंट्रोलिंग टार्क जो है, कंट्रोलिंग टार्क प्रोवाइड करने के भी दो तरीके हैं। इसमें स्प्रिंग कंट्रोल है और ग्रेविटी कंट्रोल है। स्प्रिंग कंट्रोल है, इसकी डिटेल में जाना है, हर एक पे एक लेक्चर है, सही है ना। तो स्प्रिंग कंट्रोल देखें तो स्प्रिंग से होगा, यानी आपने स्प्रिंग का एक आम सा मैकेनिज्म देखा होगा कि जैसे स्प्रिंग लगा हुआ है, तो जैसे ही आप उसको सप्लाई देंगे तो रिफ्लेक्ट होगा, तो जैसे सप्लाई ऑफ हुई तो स्प्रिंग जो है उसको दोबारा अपनी पोजीशन पे ले आएगा, स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म। इस तरह ग्रेविटी वाला है, तो ग्रेविटी वाला ये है कि आपने एक वेट साथ जो है ना वो हैंग कर दिया वेट, तो आप जैसे ही वो सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फोर्स लगेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
डिफ्लेक्टिंग टार्क वैसे, कंट्रोलिंग टार्क वो जो ग्रेविटी का जो वेट होगा जो इसके साथ लगाया हुआ है हैवी वेट, जिस तरह आपने ये बैरियर नहीं देखे, तो बैरियर पे वो वेट लगा होता है, तो खींचने के लिए उन्होंने डिफ्लेक्टिंग टार्क की मिसाल ले लें। डिफ्लेक्टिंग टार्क रस्सी से सिक्योरिटी गार्ड जो पर्सन है वो खींचेगा तो उसको ब्लॉक कर देगा रोड को, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही रस्सी छोड़ेगा तो जो कंट्रोलिंग टार्क है वो वापस खुद ही आएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी कंट्रोल का फिनोमेना याद समझे, वो तो वेट आपने लगाया हुआ तो वो ग्रेविटी का एक समथिंग वो नजर आ रहा है। अच्छा ये तो हो गया हमारा ये। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू दी, ये भी पढ़ लिया हमने, अकॉर्डिंग टू दी शेप भी देख लिया आपने कि ये देखें पोर्टेबल भी हो सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर ये है कि उसके बाद पैनल बोर्ड टाइप भी हो सकते हैं कि पैनल पे लगे हुए हैं, कुछ आपको मीटर्स नजर आएंगे कि हम विजिट करेंगे डिफरेंट लैब्स में तो आपको नजर आएंगे पैनल पे लगे हुए, और उस पैनल पे भी आपने सरफेस माउंट है या पैनल ये क्या पैनल माउंटिंग टाइप है या सरफेस माउंटिंग है, ठीक है। ये उसकी सरफेस पे लगाया हुआ है या उसके ऊपर पैनल पे बाहर लगाया हुआ है, कैसे है वो उसका डिफरेंट होगा। अच्छा ये हमारी होगी टाइल्स। अच्छा अब हमने ये जो इसका फिनोमिना है जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसका फिनोमिना क्या प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले है कि जो क्वांटिटी हमने मेजर करनी है वो करंट है, वोल्टेज है, वाट है, कुछ भी है, तो वो हमने वो क्वांटिटी वाला ब्लॉक आएगा। नीचे देखें तो ये ब्लॉक इस तरह है, जरा थोड़ा सा देखें तो ये फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है जस्ट, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखें तो आपकी प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है। अब प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट जो है एमीटर है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर कॉइल होगी जिसके अंदर से आपने जब सप्लाई देंगे तो उसमें से करंट फ्लो होगा तो कॉइल कुछ ना कुछ होगी कॉइल। वो जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट होगा हर एलिमेंट का कि जिससे वो क्वांटिटी को मेजर करना है, वो उसको कहेंगे प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट या उसको सेंसर भी कह देंगे उसको, और ये आपकी कॉइल है फॉर एग्जांपल मीटर में। अच्छा इसी तरह फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, कि आपने वो जो कॉइल है जो करंट फ्लो किया लेकिन उसने आगे मैग्नेट बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो कॉइल जो है उसके अंदर मैग्नेट रखा प्रोड्यूस करेगी या क्या करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला फिनोमेना है तो वो मैग्नेट बनाएगी, तो ये वेरिएबल कन्वर्जन है। दूसरे लफ्जों में इसको कहेंगे ट्रांसड्यूसर है, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो। अच्छा उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट, यानी आपने मैनिपुलेट करना है या इसको मैनिपुलेटर भी कहेंगे, ठीक है। मैनिपुलेट आपने उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, स्केलिंग करनी है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी बहुत कम है तो आपने उसको मैग्नीफाई करना है, तो उसके लिए आप ट्रांसफार्मर भी यूज हो सकता है। ट्रांसफार्मर है तो उसको आप स्टेप कितने स्टेप आप करना है, 1:2 का ट्रांसफार्मर है डबल कर रहे हैं, 1:3 का है 3 टाइम्स कर रहे हैं, 1:4 है 4 टाइम्स, तो या इसको वोल्टेज एम्पलीफायर जिस तरह होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, या इसको हम कह देंगे मैनिपुलेटर। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप देखें डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, ठीक है, तो ये आपने ट्रांसमिट करना है, तो ये ट्रांसमिट की अगर आप एग्जांपल देखें या इसको आप ट्रांसमीटर भी कह देंगे, तो अब ये जो ट्रांसमीटर है इसको आप कहेंगे ये इंटरमीडिएट एलिमेंट भी कहते हैं, यानी दो जो आपके मेन सोर्स है उसके दरमियान इंटरमीडिएट का काम भी करता है। फॉर एग्जांपल इसको देखें स्मॉल शाफ्ट है, यानी आपकी टरबाइन लगी हुई है पानी वाली, फॉर एग्जांपल पानी गिरा टरबाइन चली, अब टरबाइन की एनर्जी हमने जनरेटर को पहुंचानी है तो उसके दरमियान में हम शैफ्ट लगाते हैं, तो शैफ्ट इंटरमीडिएट का काम करती है, ठीक है, तो ये शैफ्ट होगी। या गियर हो गए या गियर बॉक्स लगाया है आपने, मतलब गियर के साथ शैफ्ट वाला प्रोसेस सिर्फ वो। अच्छा ये हो गया ट्रांसमीटर। उसके बाद आप देखें उसके बाद अच्छा इसके अंदर जो है ना आप देखें ये जो आपका वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप कर रहा है या यानी चेंज कर रहा है, स्केलिंग कम भी कर सकता है। अब ये इसके अंदर पिनियन भी आते हैं, यानी आपने गियर बॉक्स देखा होगा, तो गियर जो होता है आपका वो आपकी स्पीड को साइकिल का है तो वो गियर है, या गियर हम गाड़ी का लगाते हैं पहला दूसरा तीसरा, तो वो गियर बॉक्स ही जो है ना उसका चेंज होता है, ठीक है। तो गियर का जो मैकेनिज्म है यानी तो एक रेवोल्यूशन चल रहा है आपका, लेकिन आगे जो टायर है वो ज्यादा रेवोल्यूशन दे रहा है, तो गियर से आप तो ये गियर वाला फार्मूला भी वो भी इधर ही आएगा मैनिपुलेशन। अच्छा उसके बाद ये हो गया। इसी तरह जो मीटर्स हैं आपके उसमें ये थोड़ी सी सप्लाई दी और वो डिफ्लेक्ट करता है, जैसे गैल्वानोमीटर भी देखेंगे आज जस्ट डिफ्लेक्टिंग है, थोड़ी सी सप्लाई आपको माइनर सी आती है करंट वोल्टेज की, वो डिफ्लेक्शन को शो कर देता है, तो वो थोड़ी सी सप्लाई दो तो ये डिफ्लेक्शन है, यानी थोड़ी सी दिया आपने तो मैग्नीफाई उसने ज्यादा कर दिया आपको शो कर दिया, ठीक। तो ये हो गया। इसी तरह आप मीटर्स देखें तो मीटर्स के अंदर आपको डिफरेंट जो है ना रेंजेस दी होती है। फॉर एग्जांपल एक मीटर है वो मैक्सिमम 10 एम्पीयर मेजर कर सकता है, लेकिन उसके अंदर टैप्स डिफरेंट होगी, 10 एम्पीयर वाली भी होगी, 5 वाली भी होगी, 2 वाली भी होगी, तो 2 वाली यूज करेंगे तो आप देखें उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ा दी है तो वो थोड़े वैल्यू पे ज्यादा डिफेक्ट करेगा, समझ आ रही है, तो ये आपको इस तरह ये हो गया। अच्छा उसके बाद देखिए आगे चले तो डाटा प्रोसेसिंग एलिमेंट। इसके बाद तो डाटा प्रोसेसिंग एलिमेंट देखें तो ये आप इसमें इसको आप देखें तो ये देखें इसमें ये है ये प्रोसेसिंग करता है, इसको कहेंगे दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि ये कंपैरिजन करता है, ठीक है, ये कंपैरिजन नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या करता है ये कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन
इसमें एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड, यानी एक उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी और दूसरी जो एक्चुअल वैल्यू जो आपने दी होगी, तो उसमें उसकी स्टैंडर्ड और जो एक्चुअल वैल्यू आपने दी है वो उसके साथ कंपैरिजन करके देखिएगा कितना फर्क आ रहा है, एरर कितना है। अच्छा, ये डाटा प्रोसेसिंग हो गया, इसको दूसरा नाम इसका होगा प्रोसेसर भी कह देते हैं। अच्छा, इसी तरह उसके बाद देखें तो डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट है। डाटा प्रेजेंटेशन के आप ये सारा प्रोसेस होगा लेकिन हमें कोई पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। हमें तो ये है कि जो हमारा ह्यूमन रीड कर सके, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो हमें वैल्यू मिलेगी, अगर वो स्केल है तो स्केल के ऊपर डायल बना होगा एम्पेयर्स का और उसमें 1 2 3 लिखा होगा, तो ये हमारी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है, वो हमें फिर वहाँ मिलेगी। उसमें पॉइंटर होगा, स्केल होगा, तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है। या डिस्प्ले डिजिटल है तो उसमें डिस्प्ले होगा, तो उस डिस्प्ले में जो चीज़ मिलेगी उसको कहेंगे डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, या इसका दूसरा नाम कह देंगे हम इंडिकेटर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने वो डाटा प्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद आपने वो चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया और उसको फिर आप ऑब्जर्वर आ गया। ठीक। अच्छा, इसी तरह आप देखें तो इसके आगे भी 2 स्टेजेस हैं वैसे, जो कंट्रोलर्स में आप यूज़ करेंगे आगे अगली स्टेजेस में। कि इसके बाद ये तो हमने जस्ट रीड किया, उसके बाद हम कुछ नहीं करते, एक इनपुट ली, फीडबैक सिस्टम नहीं है। लेकिन इसके अंदर फिर यही जो इंडिकेटर है, जिसको हमने इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स कहा था, ये वाले जो कि वोल्ट मीटर, एमीटर और ये जो था वॉट मीटर था, लेकिन इसके अंदर आप देखें तो कुछ रिकॉर्डर भी होंगे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जिस तरह हमारे ईसीजी और वो जो उसको पेशेंट्स मेडिकल में यूज करते हैं, तो वो रिकॉर्डर भी हो सकते हैं, रिकॉर्ड करें। तो उसके बाद देखिए रिकॉर्डिंग के बाद आप कंट्रोलर भी हो सकता है बीच में, यानी उसको रिकॉर्ड करने के बाद अब आप एक कंट्रोल का मैकेनिज्म का एक कोड लिखें या कुछ भी लिखें, लिखने के बाद आप उस वैल्यू को आप फीडबैक के तौर पे उस क्वांटिटी के द्वारा फीड करें। तो ये फीडबैक, ये पहले ओपन लूप था, अगर ये लाइन ना लगाए तो कंट्रोलर की लैंग्वेज में फिर ये क्या करेंगे, ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बन गया कि अब ये खुद ही ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा। ये लाइन आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कंट्रोलर से सिग्नल भेजते हैं कि अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो है हमने इसको क्या कम करना है, ज्यादा करना है, खास तौर पर वोल्टेज ही है, तो वोल्टेज आपके पीछे से सप्लाई कम आ रही है। ठीक है, तो आपको चाहिए फॉर एग्जांपल ये सप्लाई जिसको दे रहे हैं आप, हमें ये इंडिकेटर के बाद किसी इंस्ट्रूमेंट को दे रहे होंगे ना सप्लाई, इधर कोई मोटर लगाई हुई है, कोई आपने फैन लगाया हुआ है, लाइट लगाई हुई है, उसको 220 वोल्ट फॉरवर्ड चाहिए, तो 200 से अगर 210 हो गई है, तो आप देखिए एक्चुअल जो डाटा प्रोसेसिंग एलिमेंट है, ये आपका जो एक्चुअल वैल्यू है स्टैंडर्ड 220 वोल्ट है, इधर फॉर एग्जांपल 210 आई, तो ये डिफरेंस ये प्रोसेसर जो है नोट कर लेगा। उसके बाद ये डाटा प्रेजेंटेशन भी दे देगा, ये बता देगा कि ये 210 ही है, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये कंट्रोलर जो है इसको क्या करेगा, इस डिफरेंस को रिकॉर्ड करेगा। और उसके बाद इधर कोई भी फिनोमेना लगा होगा, हाइड्रोलिक हो सकता है, लेकिन आजकल वरना इलेक्ट्रिकल भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी, और उससे वो उसको स्टेप अप कर देगा। वोल्टेज करनी है, पानी टरबाइन का जिस तरह तरवेला है, या किसी जगह पे पानी कम हो रहा होता है, इन फ्रीक्वेंसी डाउन होगी, वोल्टेज कम हो रही है, या तो आप पानी का जो है वाल्व खोल देंगे, ऑटो होगा, वाल्व खोल दिया, थोड़ा सा खोला, फिर वोल्टेज मेंटेन होगी, कंट्रोलर देखेगा और वो फीडबैक चलता रहेगा। समझ आए? तो ये इस तरह का फिनोमेना चलेगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ये। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो ये हमने इसके बाद डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम इसके नाम देखते हैं। फॉर एग्जांपल नेम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में देखिए वोल्टमीटर है, एनालॉग डिजिटल दोनों हो गए, जो हमें नजर आ जाएंगे इधर मैं डिफरेंट लैब्स में विजिट करते हैं, जहां जहां जो नजर आ गया हम देखते जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं नजर आएगी उनको वैसे पढ़। तो ये एनालॉग कुछ डिजिटल, तो डिजिटल हो गए डिस्प्ले में नजर आएगा आपको, डिस्प्ले में एनालॉग होगा तो स्केल लगा होगा, ऐसे स्केल। अच्छा, इसी तरह एमीटर है, ये भी आपके डिजिटल एनालॉग होंगे, और इसके बाद आप देखें मिली एमीटर भी हो सकता है, मिली भी होगा, और इसी तरह जो है वो एम्पेयर्स में भी मेजर करेगा। अच्छा, इसी तरह मल्टीमीटर भी होगा, मल्टीमीटर हमने यूज भी किया, आज भी करेंगे उसको डिफरेंट उसमें। और इसके बाद क्लैंप ऑन मीटर है, क्लैंप ऑन मीटर, ठीक है, क्लैंप ऑन मीटर है ये, तो क्लैंप ऑन मीटर जो है वो भी आप मेजर करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है कि वॉट मीटर है, ठीक है, तो वॉट मीटर और एनर्जी मीटर दो है, ये सिंगल फेज भी होगा, 3 फेज भी होगा, तो ये हम आज दोनों देखने की कोशिश करेंगे, दोनों देखने की जाएंगे। तो एनर्जी मीटर इधर ही है हमारे पास, सिंगल फेज 3 फेज, बल्कि इनको तो यूज करना है, हमें चला के देख रहे हैं आज, ठीक है। एनर्जी मीटर जो घर में लगा होता है, हमारे नॉर्मली घर में सिंगल फेज लगा होता है एनर्जी मीटर ये वाला, लेकिन कुछ बड़े जो घर होते हैं उधर 3 फेज लगा होता है, ठीक है। इसी का 3 फेज है, आज जाके देखना है एनर्जी मीटर आपका कौन सा है, ठीक है। इधर दोनों एनर्जी मीटर देख लेने हैं, इधर हमने चेक कर लेने हैं, ये दोनों एनालॉग है, ठीक है, एनालॉग डिजिटल नहीं है, वरना लेटेस्ट अभी डिजिटल भी आ रहे हैं। तो ये आपने घर जाकर देखना है, और नेक्स्ट टाइम कॉपी में लिखना भी है कि आपका मीटर जो है वो कौन सा है, ठीक है। सिंगल में क्या क्या हॉस्टल में उधर कहीं देखे, हॉस्टल में किधर लगा हुआ है, तो कंट्रोल पैनल बना होगा, किसी को इलेक्ट्रिशियन को वहाँ हॉस्टल का अपना इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, उनसे कहना कि यार कंट्रोल पैनल खोले, उसकी तस्वीर लगा दी मैनुअल, ताकि पता चले ना जहाँ रह रहे हैं तो कंट्रोल पैनल में क्या है। अच्छा, इसके बाद देखें उनसे पूछ के आना है वायरिंग डायग्राम में कि आप हमारे हॉस्टल में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये पीछे कहाँ से कनेक्ट है, थोड़ी सी आपको हॉस्टल की यूनिवर्सिटी का
जो कम से कम यूनिट्स का नहीं तो अपने हॉस्टल का सिर्फ पता होना चाहिए कि आपकी हॉस्टल को सप्लाई जो आ रही है, पीछे जो 11 के भी फीडर है वो कहाँ गया, उधर हमारे जो पीछे पीसी की तरह इधर है ना, यस पीसी के साथ वो एक कोठा बना हुआ है कमरा सा, उसके अंदर जो है वो सारा सिस्टम है हमारा, वहाँ 11 के फीडर जो एचएमसी से आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। अच्छा वो उधर आया, उसमें उस रूम के बाद आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक। अब उसके बाद आपके हॉस्टल तक कहाँ, वो 11 के वी, उस 11 के वी को फिर हम जो है वो 11 के वी जाती है, जो आपको पोल नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है उसमें, नहीं 11 नहीं है, उसको 440 या वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। 440 आपके हॉस्टल में जा रही है। अब आपने देखना है कि उस रूम से कम उस रूम से देखें, उस रूम से पीछे आपका जो आपका हॉस्टल है उसके दरमियान में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, इतना कम से कम देख के आना, नेक्स्ट टाइम उसकी वायर डायग्राम कापी बना के लानी है, उसकी तस्वीर भी लेनी, कौन सा ट्रांसफार्मर है कौन सा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की जस्ट नेम प्लेट पे आप उसकी तस्वीर लेंगे ना, उस तस्वीर से आपको चल जाएगा कि ये कितने केवीए का ट्रांसफार्मर है, उससे अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। हमें उस हॉस्टल का लोड का अंदाजा हो जाएगा, 4 हॉस्टल के साथ कनेक्ट है तो उनको चल जाएगा कि उसके साथ कितने ट्रांसफार्मर से अंदाजा हो जाएगा कि लोड हॉस्टल का ये है, ठीक। तो ये इस तरीके से हमने करना है। अच्छा उसके बाद एनर्जी मीटर के बाद आपका मैगर है, तो मैगर में इसको इंसुलेशन टेस्टर भी कहते हैं, ठीक है, मैगर को। तो ये आपका डिजिटल इंसुलेटर टेस्टर भी और एनालॉग भी है। तो पावर सिस्टम लैब में है, कोशिश करेंगे अगर वो मिल गया तो दिखा देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप पावर सिस्टम में 7 सेमेस्टर में जो पावर के सब्जेक्ट रखेंगे वो फिर जाके उनकी किस्मत भी होगा, ये देखना, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए लाइन टेस्टर है, लाइन टेस्टर जस्ट ये आपका लाइन टेस्टर, आप फेज या न्यूट्रल देखते हैं तो टेस्टर जिसको कहते हैं, तो हम फेज हमने देखना होता है, अभी भी हम देखना है एनर्जी मीटर में जब कनेक्शन करने हैं तो जरूरी है देखना, तो हम देखेंगे कि टेस्टर से लाइन न्यूट्रल देखनी। इसके बाद ये क्या है, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी टेस्टर जो है, ये कंटिन्यूटी वैसे हम मल्टीमीटर से भी यूज कर लेते हैं, मल्टीमीटर ही, वरना इसका अलग से भी होता है कंटिन्यूटी टेस्टर, ठीक है। वरना हम मल्टीमीटर से आज यूज करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने आज। जो आपका बोर्ड है ना, जो आपका लोड वाला बोर्ड है उसके अंदर स्विच लगे हुए हैं, तो हमने वो देखना है कि कौन सी वायर जो है स्विच के थ्रू जा रही है, उसके साथ हमने लाइव कनेक्ट करनी है, इसलिए हमें कंटिन्यूटी टेस्टर चाहिए होगा, हम मल्टीमीटर वाला ऑप्शन यूज करेंगे, कंटिन्यूटी वाला। अच्छा उसके बाद ओमोमीटर है, ओमोमीटर भी होते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, इनसे भी मेजर कर लेंगे मल्टीमीटर से भी, और हम जो है वो इसके लिए ओमोमीटर लेना से भी होता है। अच्छा इसके बाद एक और भी है ESR, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मीटर है ESR मीटर, और ये क्या करता है कि जो कैपेसिटर है आपका, जो सर्किट के अंदर लगा होता है कैपेसिटर्स, उनकी रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ये जो है वैसे लेटेस्ट यूज हो रहा है, तो ये इसका फायदा ये है कि इस कैपेसिटर के अंदर यानी सर्किट अंदर ही लगा हुआ है, कैपेसिटर जितने होते हैं हमारे उनकी रेजिस्टेंस बता देता है। वरना जो है ना आपको मल्टीमीटर से देनी है तो फिर ये मल्टीमीटर भी चेक कर देगा, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बाकी सर्किट्स की भी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फिर उसको निकालना पड़ेगा मल्टीमीटर से चेक करने का, लेकिन ये सर्किट के अंदर ही चेक कर देगा, तो ये इलेक्ट्रिशियंस के पास लेटेस्ट होता है। अच्छा इसके बाद एवोमीटर भी कहते हैं, एक एवोमीटर होता है अलग से, उसमें एम्पेयर वोल्टेज और ओमोमीटर तीनों मेजर करते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट ऐप्स में आप देखेंगे, आज जो हमारे पास अवेलेबल पिक्चर नहीं है कुछ, तो अगर लैब खुली हुई तो हम एक तरफ से शुरू करेंगे, जहाँ जहाँ नजर आगे आगे जो ना आए वो फिर आप फिर अगले सेमेस्टर में देखेंगे। अच्छा इसी तरह देखिए शंट टाइप ओमोमीटर है, आप ओमोमीटर की डिफरेंट टाइप्स है, शंट टाइप है, मोस्टली सीरीज टाइप यूज होता है, शंट टाइप भी होते हैं, और डिफरेंट आपकी इसमें रेजिस्टेंस लगी होती है। इस तरह मल्टी रेंज ओमोमीटर है, यानी मल्टीपल रेजिस्टेंस लगी हुई है, आप एक सेलेक्टर एक से लगाएं रेजिस्टेंस की रेंज, उसके बाद दूसरी, ये मल्टीमीटर में भी ऐसे ही होता है, आपने देखा है 200 ओम, फिर 2K है, 2000 ओम है, फिर उसके बाद किलो में, और इस तरह वो ये करता है। अच्छा जो मेगा है, ये मेगास में रेजिस्टेंस ये करता है, इसको हम यूज क्यों करते हैं कि मल्टीमीटर की रेंज से जो बाहर, ये क्लैंप ऑन मल्टीमीटर में जो रेजिस्टेंस की रेंज है वो जब इस रेंज से बाहर निकल जाता है तो फिर हम मेगा यूज करते हैं, क्योंकि मेगा जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस में ये करता है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, मेगा में होती है, तो 500 मेगा ओम या इस तरह, तो वो ये नहीं दे सकता। मल्टीमीटर की रेंज आज आपने देखनी है, आप उसे देख लेना ये खुद ही, तो उसमें देखेंगे इसकी तस्वीर इधर से लेके लगा देना काफी पे, ठीक है। तो इसमें आप ये जितने मीटर टाइम में जो आप देखेंगे आज, आपने वो जो देखेंगे उसकी तस्वीर लेनी है, गूगल से नहीं लेनी, ठीक है, जो ना मिले वो गूगल से लेनी है, समझ आ रहा है। तो ये आपने यहाँ से मल्टीमीटर्स की इसकी रेंज देखेंगे आप आज कितनी है मैक्सिमम, और आप मैगर की भी देखेंगे तो आप ये मेगा में शुरू होती है, जहाँ यहाँ खत्म हो जाती है रेंज इसकी शुरू होती है, ठीक है, इससे मैगर यूज करते हैं। तो आपसे को पूछ रहे कि मैगर क्यों यूज करते हैं, तो मल्टीमीटर आप यूज कर लें तो आप उसके लिए। अच्छा उसके बाद आगे क्या है, ये आपका गैल्वानोमीटर है, ये डिफ्लेक्शन को शो करता है, जब थोड़ी सी वैल्यू करंट की या वोल्टेज की हो तो डिफ्लेक्शन बता देता है कि कुछ है इधर करंट, ठीक है। ये गैल्वानोमीटर मशीन लेवल पड़ा है, वहाँ हम चला के देखते हैं। अच्छा इसी तरह जो है वो पावर सप्लाईज है, डिफरेंट पावर सप्लाईज आपको टेस्टिंग करनी है, जिस तरह कुछ
बैटरी चार्ज करनी है, फॉर एग्जाम्पल बैटरी चार्ज नहीं है, तो जब हम नई बैटरी लेते हैं तो दुकान वाले कहते हैं ना नेक्स्ट डे ले जाना या 2 घंटे बाद ले जाना तो चार्ज करते हैं, तो वो पावर सप्लाई अगर आपके पास है तो उनसे ले लें और आप खुद चार्ज कर लें, ठीक है। तो वो चार्जिंग कुछ इधर आती है हमारे पास, पावर सप्लाई बड़ी है तो बैटरी लगा देते हैं साथ, 2 घंटे बाद चार्ज हो जाती है, 4 घंटे बाद तो वो फिर वो ले जाते हैं। अच्छा इसी तरह सिग्नल जनरेटर है, सिग्नल्स डिफरेंट सिग्नल जो है वो भी आप पढ़ेंगे जो है सर्किट एनालिसिस या जो है वो, तो ये सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट सिग्नल जो है समझ आए, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हैं, डिफरेंट वेवफॉर्म्स हैं, तो वो आप इधर सिग्नल जनरेटर यूज करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जाएंगे, पावर सप्लाईज, सिग्नल जनरेटर्स और इधर एसिलोस्कोप भी कहीं लिखा होगा, तो वो तीन जो है उधर हमने अगर मिल गए तो वो देख लेंगे, वरना अगले सेमेस्टर में। इस तरह सिग्नल जनरेटर ये दोनों सेम। अच्छा रैंडम नॉइज जनरेटर, ये आपका रेडियो स्टेशन में यूज होता है, इधर आपको नजर नहीं आएगा लेकिन रेडियो स्टेशन में कहीं आपकी जॉब होगी एफएम में या उधर भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका जो है वो नॉइज जनरेटर जो है वो या टेलीकम्युनिकेशन या इस तरह जो है वो, तो उसमें जो है वो आपको नॉइज जनरेटर जो है वो मिलेंगे आपको, ठीक है। अच्छा इस तरह देखें फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आपने जनरेट करनी है, कोई भी सर्किट चेक करना है फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर होता है, पल्स जनरेटर भी है, पल्सेस आपने देनी है, पल्सेस जस्ट पल्सेस, ये ज़्यादातर हाई वोल्टेज में लैब में यूज़ करते हैं, पल्सेस देनी होती है क्योंकि हाई वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज पल्स देके चेक करते हैं डिफरेंट इक्विपमेंट को, जो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स होते हैं उनको पल्सेस देके हम चेक करते हैं कि ये हो। अच्छा डिजिटल पैटर्न जनरेटर भी है, डिजिटल पैटर्न आपने डिजिटल पैटर्न कौन सा लेना है, डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में जो पैटर्न्स होते हैं आप देखिए इस तरह की वेव्स बन रही होती है, टॉप पे उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अभी जो है वो तो डिफरेंट आपने पैटर्न जो है वो जनरेट करने हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी काउंटर है, फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है उसके उसमें डिफरेंट, और इसके बाद लॉजिक प्रोब भी है, लॉजिक प्रोब डिजिटल, ये जो डिजिटल लॉजिक डीएलडी डिजिटल लॉजिक डिजाइन की जो सर्किट है जिसमें 1 0 के फॉर्म में होते हैं, तो ये प्रोब लगाएंगे तो जहाँ 1 होगा तो ग्लो हो जाएगी, और जहाँ तो ये प्रोब लॉजिक प्रोब भी होती है। अच्छा इसी तरह देखें ट्रांजिस्टर टेस्टर, ट्रांजिस्टर एनपीएन है पीएनपी है ये भी होता है, ठीक है, पूछेंगे अगर याद करवाना जाएंगे ना तो ये ट्रांजिस्टर होंगे, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर शायद होगा, तो उनसे उधर हम देखेंगे अगर एनपीएन वरना वहाँ आप यूज करें। सॉलिनॉइड वोल्टमीटर, वोल्टमीटर जस्ट वोल्टेज मेजर करता है, सॉलिनॉइड होता है हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए स्पेशली ये यूज करते हैं। इसी तरह व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरह के मल्टीपल ब्रिजेस है, ये आप सर्किट एनालिसिस में पढ़ेंगे, तो ये ब्रिजेस होते हैं ये रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, कैपेसिटेंस भी कुछ मेजर करते हैं, कुछ ब्रिजेस इंडक्टेंस मेजर करते हैं, ठीक। अच्छा उसके बाद कैपेसिटेंस मीटर लेवल से भी होता है कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए। इसी तरह ईएमएफ मीटर भी होता है, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड को, कहीं मैग्नेटिक फील्ड है जिस तरह आप देखें मेन ट्रांसमिशन लाइन जा रही है ना तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है, 500 केवी की है तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा होगा, तो आप ऐसे थोड़ा सा वो इसलिए ज़मीन से काफ़ी ऊपर होती है, ठीक है, तो कहीं आप हाथ लगाए तो हाथ टच भी नहीं हुआ लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया तो करंट फ्लो, तो इसलिए आप मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना है या फ्रीक्वेंसी को चेक करना है। इस तरह गाउस मीटर भी है, आपने एसी डीसी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है 3 डायमेंशन में देखना है एक्स वाई जी में, तो ये गाउस मीटर यूज होता है। अच्छा इसके बाद जो है ठीक हो गया, इसके बाद है जी मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर जो क्या करता है, ये आपका जो मेटल्स है जमीन के अंदर जो लोग दाते मेटल्स सोना तलाश कर रहे थे गोल्ड या फिर जो कीमती दाते यूज करते हैं वो उनके पास मैग्नेटोमीटर होता है, वो नीचे जमीन पे लगा के देख रहे होते हैं जहाँ सोना है या जो जिस जगह पे जो कीमती दाता है वो। अच्छा इस तरह बैटरी टेस्टर है, बैटरी को टेस्ट करने के लिए बैटरी की होती है एक तो वोल्टेज है, उसके बाद एसओसी भी होती है बैटरी की, बैटरी की एसओसी होती है स्टेट ऑफ चार्ज, स्टेट ऑफ चार्ज यानी बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज, ये 20% रह गई है इसकी चार्जिंग 30 40 50, ठीक है, तो हम जब कंट्रोलर बनाते हैं या इन्वर्टर लगाते हैं इसके साथ, तो इन्वर्टर एफिशिएंट इन्वर्टर यही करता है कि उसका वो 20% पे फुल ड्रेन हो जाए तो उसके बाद बैटरी डेड हो जाएगी, सही है ना, तो उसको फिर फुल ड्रेन नहीं होने देते, उसका स्टेट ऑफ चार्ज मेंटेन रखते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्रोलर्स में भी हम करते हैं तो मेंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल 20% हमने रखना है या 30%, जैसे 30% हो ट्रिप कर दे, फिर बैटरी से एनर्जी लेनी जो है जब तक कि वो आपकी सप्लाई उसको दोबारा चार्ज नहीं करता। तो इसी तरह मैक्सिमम भी होती है 100% भी होती है स्टेट ऑफ चार्ज, या 80% रखी होती है या 90%, 80 ताकि फुल चार्ज ना करें, ओवरलोड जो फुली चार्ज हो ना उसमें ना जाए ओवरलोड में, ओवर चार्जिंग में सॉरी, तो उसमें आप 80% या 90% हो तो वो कंट्रोलर काम करता है, जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर जो कंट्रोल होता है वो यही काम करता है, एसओसी को मेंटेन करता है, उसको चेक करने के लिए बैटरी टेस्टर लेवल से भी होता है। केबल लेंथ टेस्टर, केबल की लेंथ को टेस्ट करना है आपको, इसके अंदर कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी या ऐसा फिनोमेना होता है कि वो फ्रीक्वेंसी उसको एक तरफ लगाएंगे और केबल के अंदर से वो आप कुछ प्रोसेस सिग्नल गुजारेंगे और वो जो है बता देगा कहाँ तक गुजरा है,
3 पॉइंट होते हैं, एक तीसरा और चौथा जो है वो उसकी लेंथ को चेक करता है। तो डिटेक्ट करने के लिए केबल की लेंथ को कितनी लेंथ की है तो ये 1 मीटर भी मिलता है, यानी इजीली आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपने फुटे से यूज करना है। अच्छा इसी तरह देखें केबल ट्रेसर एंड लोकेटर। केबल ट्रेसर है, फॉर एग्जांपल देखें इस अब ये स्विच लगा हुआ है, केबल मुझे नहीं पता किधर से जा रही है, तो ये केबल एंड ट्रेसर एंड लोकेटर जो है ये बता देगा कि अब इसको आप कुछ सिग्नल देंगे जैसे, और फिर जो है उससे ये डिटेक्ट कर देगा उस केबल से जो आपका सिग्नल आ रहा होगा उसको, ये रिसीवर और ट्रांसमीटर वाला काम होता है फ्लोर। तो आप इधर से जैसे जैसे साथ साथ लगाते जाएंगे आपको पता चलेगा ये केबल साथ ही है, जैसे थोड़ा दूर करेंगे तो सिग्नल वीक हो जाएगा, आपको फिर करीब करेंगे तेज होगा, ठीक है। इस तरह चलते जाएंगे, जहाँ जहाँ इस तरह ट्रेस करते जाएंगे, जिस तरह चोर को ढूंढने के लिए वो आपके नहीं तो वो इस तरह, ठीक है। तो अच्छा उसके बाद देखें तो हाई वोल्टेज टेस्टर, ठीक है। तो हाई वोल्टेज टेस्टर भी होता है, यानी हाई वोल्टेज जहाँ होगी तो वहाँ आपको ये मीटर आप प्रॉप इधर हाथ लगाएंगे तो हाई वोल्टेज खींच लेगा, तो उसको फिर लंबी लंबी प्रॉप होती है इस तरह, तो दूर से ऐसे लगा रहे हो उधर लगानी है तो इधर खड़े होंगे, ठीक है। तो हाई वोल्टेज टेस्टर हो गया इस तरह। अच्छा इसी तरह हाई पावर टेस्टर भी है, इंसुलेशन चेक करने के लिए हाई पावर टेस्टर यूज होता है। तो ये हाई पावर टेस्टर उनके पास होगा इमरान साहब पावर सिस्टम लैब में, तो हम जरा उनसे पूछते हैं, ये आपने याद करवाना है, ये लिख ले हाई पावर टेस्टर पावर सिस्टम लैब में याद से चेक करना है, ठीक है। उनके पास बैगर भी हो, शायद बैगर हमारे पास पड़ा है, लेकिन हाई पावर टेस्टर होगा उनके पास इंसुलेशन चेक करने के लिए, जो केबल्स आती है ना वायर से टेस्ट होने के लिए उनकी इंसुलेशन चेक करते हैं, उनके पास एक अच्छा लेटेस्ट है, तो उसकी शक्ल तो कम देख लेना। आगे तो आपने शायद उसको पावर सिस्टम के जो 6 सेमेस्टर में आपको सिलेक्शन होती है पावर की एप्लीकेशन की, तो जो तो पावर में जाएंगे शायद वो तो यूज कर लेंगे, कम कम्युनिकेशन वाले को शायद लिख ले। अच्छा इसी तरह फिर आप देखिए हाई पावर टेस्टर जो है ये मोटर टेस्टिंग के लिए यूज होता है, मोटर टेस्टिंग। अच्छा मोटर टेस्टिंग के लिए यूज होता है, और इसके बाद आगे देखें तो ये ट्रांसफार्मर टेस्टर एक अलग से भी होता है ट्रांसफार्मर टेस्ट करने के लिए। और इसी तरह देखें नीचे ग्राउंडर भी है। ग्राउंडर क्या करता है, ये आर्मेचर ग्राउंडर इस तरह का बना था शेप में, इसमें आप मोटर की वाइंडिंग को रख देते हैं, मोटर के आर्मेचर जो होता है, क्योंकि मोटर जो है या जनरेटर है जो भी है उसके अंदर दो ही फिनोमेना होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक उसका कंडक्टर होता है जिसके क्रॉस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है जनरेटर के केस में, या उसको आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं करंट फ्लो करवाते हैं मोटर के केस में। तो क्या होता है कि आप कंडक्टर है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप परमानेंट मैग्नेट है, छोटी मशीन में होता है, परमानेंट मैग्नेट होगा तो क्या होगा, वो परमानेंट मैग्नेट ही है, परमानेंट मैग्नेट लगा दिया और उसके बाद बीच में कंडक्टर है, कंडक्टर मैग्नेट के अंदर मूव करवाएंगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी कंडक्टर के क्रॉस में, ऐसी है वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर कंडक्टर स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाना शुरू कर दें अक्रॉस दी कंडक्टर, फिर भी कंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। दोनों फिनोमेना है, मूविंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड और द मूविंग मैग्नेटिक फील्ड static or stationary conductor placed in the moving field, उसके क्रॉस में still EMF will be induced across the conductor. So this is the phenomena of electric generator. And if it is electric motor, then you will supply the current flow in the conductor, and conductor is placed in the magnetic field, and then there will be a force, and that force will that force will be applied on that conductor, conductor will move, ठीक है। तो वो कंडक्टर के साथ जो मैकेनिकल लोड होगा वो, तो इस तरीके से आप कहाँ थे आप ये, तो वो मैं बता रहा जो कंडक्टर होता है वो वाइंडिंग, ये जो परमानेंट मैग्नेट लगाया आपने, अगर वो परमानेंट ना लगाए उसकी जगह आप जो है ना वो वाइंडिंग लगा दें और उसको भी करंट डीसी देके मैग्नेटिक में, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट एक टाइप होगी और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक वाइंडिंग होगी आपकी जो कि फील्ड वाइंडिंग होगी, उस फील्ड वाइंडिंग की दो टाइप्स होती है, सीरीज और शंट, वो आप मशीन में पढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी वाइंडिंग जो कंडक्टर मैं कह रहा हूँ, जो जिसके क्रॉस वोल्टेज इंड्यूस होती है, या मोटर के केस में जिसको आप सप्लाई देते हैं, वो जो कंडक्टर है वो कंडक्टर आपका होता है, उसको कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। वो जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये ग्राउंडर जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो मेन आर्मेचर वाइंडिंग ही होती है, ठीक है। तो हर मोटर की जो मेन वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग है उसको चेक करने के लिए ग्राउंडर होता है। अच्छा इसी तरह मोटर आरपीएम टेस्टर, इसको टैकोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो टैकोमीटर के अंदर जो है आपके दो टाइप्स आएंगी, डायरेक्ट कांटेक्ट और टैकोमीटर में ये टैकोमीटर लिखा है TACHOMETER टैकोमीटर। डायरेक्ट कांटेक्ट भी होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट मीटर एक हो गया, दूसरा हो गया थ्रू इंफ्रारेड, इनडायरेक्ट कह लें इसको, ठीक है। तो यानी इंफ्रारेड दूर खड़े हैं आप, टैको भी पड़ा है हमारे पास मशीन, वो भी दिखाना है आपको। अच्छा टैको में आपने क्या करना है, दूर खड़े हैं, IR इंफ्रारेड रेज है, आगे आपने रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, जो भी मूविंग पार्ट है उसके एक पॉइंट पे रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, जैसे ही वो एक रेवोल्यूशन लेता है तो वो रिफ्लेक्टर सामने आता है तो वो एक काउंट कर देता है, ठीक है।
तो ये इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट क्या होगा कि आप उस शैफ्ट के साथ लगा दें। अब डायरेक्ट के अंदर आपके पास एक हमारे पास पड़ा है अभी, उसको कहते हैं टैकोजेनेटर। टैकोजेनेटर ये पड़ा है, ये चेक करवाना है मुझे। ये टैकोजेनेटर क्या है कि आपका ये परमानेंट मैग्नेट जनरेटर है, इसमें डीसी जनरेटर है परमानेंट मैग्नेट। इसको हमने शैफ्ट के साथ लगाया हुआ है, जैसी मोटर स्टार्ट होती है शैफ्ट चलती है, शैफ्ट के साथ ये भी चलता है, परमानेंट मैग्नेट पहले ही है इसके साथ, और जो शैफ्ट चली इसके साथ वो जो इसका आर्मेचर था या कंडक्टर था वो भी मूव हुआ, इससे कुछ वोल्टेज दी। अब वोल्टेज आप चेक करेंगे तो हमें हमें वहां पता है इसका, फॉर एग्जांपल ये 1000 वोल्ट पे 1000 आरपीएम पे 7 वोल्ट जनरेट करता है। ये हमें पहले इसके ये नहीं, जब लिया है इसको मैन्युफैक्चरर ने बता दिया। इसका मतलब है अगर वो मीटर आपका 7 वोल्ट बताता है, इसका मतलब 1000 आरपीएम पे चल रही है, एक मिनट में 1000 रेवोल्यूशन ले रही है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल वो मीटर आपको 10 वोल्ट बताता है तो कितने आरपीएम पे चल रही है, कितना कैसे निकालेंगे? अगर वो 10 वोल्ट पे चल रहा है, फॉर एग्जांपल आप इसको टैकोजेनेटर को लगाया, इसके आगे जो दो प्रोब है पॉजिटिव नेगेटिव, उसको आपने डीसी वोल्ट मीटर में लगा दिया। अब वोल्ट मीटर ने रीडिंग दी है आपकी 10 वोल्ट, कितने आरपीएम पे चलेगा, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे सर? 1000 को 7 से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, 1000 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 1 वोल्ट की आरपीएम आ गई, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी। हाँ उसको 10 से कर देंगे बस, हाँ वो रेशियो आ गई, वो सही है, तो ये आ गया, ठीक। अच्छा इसी तरह आप देखें अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर भी है, अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए ये वहाँ यूज होगा कम्युनिकेशन या उस फील्ड में, ये आ जाएगा, ठीक। इसी तरह जो है अर्थ टेस्टर भी है हमारे पास पड़ा है, एक अर्थ टेस्टर, इसका लेवल से प्रैक्टिकल है, इस पे लेवल से एक सेशन है, उस पे अर्थ टेस्टिंग में मैंने अब लास्ट बताया था कि अर्थ की रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए एक अर्थिंग हमारी यहाँ हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम एक दफा दिखाई भी थी हमने, एक हाई वोल्टेज लैब के बाहर है, उधर जाना है हमने, ये अर्थ टेस्ट लेके जाएंगे साथ, और एक हमारी इधर ग्राउंड में है मशीन लैब के सामने, उसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की बैक साइड पे वो बाहर है, तो ये चार जो है ना वो अर्थ टेस्टर से हमने ज़्यादा सेशन भी करनी। बैटरी हाइड्रोमीटर, बैटरी की जो है वो उसका जो आगे अंदर जो बैटरी का जो स्टेटस है इंटरनल, वो उसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है या उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको चेक करने के लिए बैटरी हाइड्रोमीटर भी यूज होता है। एयर क्वालिटी टेस्टर, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी है और क्या होता है, मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी, इस तरह का चेक करेंगे। साउंड टेस्टर, ये आपने फिजिक्स लैब में किया भी है साउंड टेस्टर। यस सर। तो साउंड जो है डीबी में आती है, डेसिबल। यस। कितनी आई थी जब आपने करीब से बोले थे? याद ज्यादा जोर से करेंगे ज्यादा आएगी ऐसी। वैसे हमारी क्या रेंज है हमारी सुनने की जो है 40 से 20 से 20,000 ऐसी है, ठीक। अच्छा इस तरह डिजिटल लाइट टेस्टर भी है, लाइट को टेस्ट करना, ये भी आपने चेक किया होगा कि नहीं, फिजिक्स में किया है आपने, ल्यूमेंस पे लाइट, आपकी जो टेबल पे लाइट कितनी चाहिए आपको कुछ खास ल्यूमन चाहिए, तो आपने अपने कमरे का जो स्टडी टेबल को डिजाइन करना है तो वो ल्यूमन्स में मेजर करता है, ये जो क्या नाम है इसका लिखा लाइट टेस्टर, ठीक है। कितनी चाहिए, तो ये टेबल पे आपको कितनी चाहिए, 500 या 550, आप गूगल पे देख लें, तो वो जो आपकी इतनी इंटेंसिटी आप इंश्योर करनी है, अगर नहीं है तो आप लाइट ऑन करें, ठीक है, पहली वाली लाइट उसको करीब करें, समझ आया, ये आपका लाइट टेस्टर हो गया। अच्छा उसके बाद आपका टेम्परेचर मीटर भी है, तो टेम्परेचर मीटर है जिसमें थर्मामीटर भी होता है आपका एक, जिसका पार्ट है टेम्परेचर। इसके बाद आगे देखिए यहाँ वो टेम्परेचर मीटर आपने कोरोना आजकल है तो वो जो है टेम्परेचर मीटर इस तरह। इसके बाद आप देखिए एनेमोमीटर है, ये क्या करता है, विंड की स्पीड मेजर करने के लिए, विंड जो है आपकी चल रही है तो मैकेनिकल वालों ने बड़ा सा इधर लगाया हुआ टावर सा, आपको एक छोटी सी विंड जा रही है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल की बैक साइड है, सही है, इलेक्ट्रिकल हाँ इधर ही होगा इस साइड, थोड़ा सा उधर मैकेनिकल की तरफ, तो उधर उन्होंने एनेमोमीटर लगाया हुआ, स्पीड जो है टॉप पे और डिफरेंट होती है स्पीड, 80 मीटर पे डिफरेंट है, 100 मीटर पे डिफरेंट है, इस तरह हम देखते हैं, ठीक। जब विंड भी लगानी होती है तो हम वहाँ भी देखते हैं कि इसको 80 मीटर पे लगाना है, ऑफ शोर है विंड लगानी है, ऑफ शोर होती है विंड, ठीक है, और जो है क्या नाम है प्लेन्स जगह पे होती है जहाँ सहराई इलाके हैं, या फिर ये आपके कोस्टल एरियाज हो गए, फिर उसके बाद आपका हिली एरियाज हो गए, वहाँ तो वहाँ हम लगाते हैं, उसकी हाइट डिफरेंट होती है ताकि जो फेज रोटेशन मीटर, फेज सीक्वेंस मीटर भी इसको कहते हैं या फेज रोटेशन मीटर, ठीक है। तो ये फेज या 3 फेज है, तो ये फेज मीटर हमारे पास पड़ा है, हम चला के देखेंगे। तो ये आपका अगर 3 फेज लगाए हैं, अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो अगर
चेंज होगा तो एंटी क्लॉक करेगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दो फेज है। अगर इसका फायदा कहाँ होता है, यहाँ फॉर एग्जांपल तरबेला और मंगला जो डैम है आपका, उसकी जनरेशन हो रही है, तो उनको आपने सिंक्रोनाइज किया हुआ है, उनको सिंक्रोनाइज करना है। उसके लिए अभी जब फेज सीक्वेंस नहीं पता होगा तो फिर वो डिफरेंट लगा दिया। तो वो देखें ये 0 डिग्री पे है तो ये 0 पे होना चाहिए, इसका 120 डिग्री पे, तीसरा फेज 240 पे। तो आप ये नहीं कर सकते कि ये 120 वाला इसको स्वैप कर दें इस तरह, ठीक है, तो ये फिर इधर बड़ा खतरनाक है, ठीक है, तो करंट फ्लो होगा, ठीक है, फेज डिफरेंस की वजह से। ये 220 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, एक तरफ 220 वोल्ट 0 डिग्री है और एक तरफ 220 वोल्ट 120 डिग्री है, तो इनका डिफरेंस 0 आएगा कि नहीं? इसका डिफरेंस 0 होगा कि नहीं? नहीं होगा, इसकी अच्छी खासी वैल्यू होगी। तो आप देखते हैं cos 220 into cos 0 plus j sin 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 cos 1, तो इसका प्रोडक्ट जो है ना वोल्टेज आएगी अच्छी खासी। और इसको आप चेक भी करते हैं अपने पावर सिस्टम में कहीं किसी सब्जेक्ट में, ये तो वोल्टेज से चेक करेंगे तो 0 नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आप दो शॉर्ट कर देंगे जिनमें वोल्टेज का डिफरेंस है, उनको शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी। इस तरह लाइव और न्यूट्रल को शॉर्ट कर देंगे 0 और 220 वोल्ट वाले, तो ये आएगा, ठीक। इधर आ जाओ इधर। अच्छा, उसके बाद देखें आगे चलते हैं यहाँ। अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर कुछ चीजें हमें याद कुछ यूज होती है, कुछ कॉमन नहीं है लेकिन कुछ कॉमनली यूज होती है, इसलिए पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक में कुछ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। अब स्टैटिक के अंदर एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रेजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, ड्रिफ्ट, ठीक है। और उसके बाद ड्रिफ्ट के बाद आप देखें तो स्टैटिक एरर है, डेड जोन है, थ्रेशोल्ड है, लिनियरिटी है, स्टेबिलिटी है, टॉलरेंस है, बायस है, और उसके बाद हिस्टैरिसीस है, रेंज या स्पैन है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। ये सारी जो है वो स्टैटिक आपकी स्टैटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह जो है डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, जिसके अंदर 4 है, स्पीड ऑफ रिस्पांस है, डायनामिक एरर है, लैग है और फिडेलिटी है, ठीक है। तो ये आपकी 4 होगी। अच्छा, इसके अंदर देखें तो ये जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है, यही वाली है, ठीक है, याद रखना यही है, ठीक है। इसको ट्रायंगल बना देते हैं, ये ट्रायंगल है। अच्छा, जो फिडेलिटी इधर लिखी हुई है वो इधर ऊपर नहीं लिखी हुई है, किधर लिखी है, ये लिखी हुई है, इसको हम बनाते हैं जो है वो रेक्टेंगल बना देते हैं, तो ये ठीक। अच्छा, अब आप देखें एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये एक्यूरेसी है, यानी आपकी जो ट्रू वैल्यू जो मैन्युफैक्चरर ने जब डिजाइन किया था वो इंस्ट्रूमेंट, उसने एक वैल्यू दी कि ये कितनी वैल्यू देता है। अब आपने जब मेजर की तो आप में कोई डिफरेंस आया अगर मेजर्ड वैल्यू में, तो जो डिफरेंस होगा वो एक्यूरेसी होगा। अच्छा, इसका प्रिसीजन है, प्रिसीजन क्या होता है कि मेजर्ड वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस, यानी एक दफा मेजर की तो कोई वैल्यू आई, दूसरी दफा की थोड़ा फर्क आया, तीसरी, इसलिए आप एवरेज ले लेते हैं ताकि वो कम हो जाए। तो अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अगर आपने समझना है तो ये डायग्राम हेल्पफुल होगी। इसमें देखें तो ये आपकी प्रिसीजन है और ये आपकी एक्यूरेसी है। प्रिसीजन इसमें है, एक्यूरेसी भी है, इसमें प्रिसीजन नहीं है, एक्यूरेसी है, इसमें प्रिसीजन है, एक्यूरेसी नहीं है, इसमें प्रिसीजन भी नहीं है, एक्यूरेसी भी नहीं है। और इसी डायग्राम को यहाँ भी समझाया हुआ है, थोड़ा सा इधर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक, दोनों। अब इसमें देखते हैं, फॉर एग्जांपल देखें ये जो ट्रू वैल्यू है, आप ट्रू वैल्यू समझ लें कि इसका जो दरमियान में डॉट लगा हुआ है, दरमियान में ये डॉट, ये ट्रू वैल्यू है, दरमियान में ये फिक्स है, मैन्युफैक्चरर ने बता दी कि इतनी वैल्यू, ठीक, ट्रू। जब हमने मेजर की वैल्यू, जो हमने मेजर की, तो मेजर की वैल्यू तो ये देखिए, ये बाकी डॉट्स 5-6 लगाए हुए हैं, ये मेजर वैल्यू, जैसा टेबल बनाते हैं उसमें मेजर 5-6 डाटा लेते हैं ना, 5-6 वैल्यू, वो 5-6 वैल्यू सेंटर के करीब ही है, ठीक है। इधर देखें तो 5 से वैल्यू डिफरेंट है, दूर है, सेंटर से दूर भी है, और आपस में भी सेंटर से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, डिफरेंट डिस्टेंस पे है। इधर देखें तो सेंटर से दूर है लेकिन एक ही जगह पे है सारी, और इधर देखें तो सेंटर से दूर भी है और ज्यादा दूर है, इधर तो करीब थी ना सेंटर से, लेकिन डिफरेंट थी, करीब थी लेकिन सारी एक डिस्टेंस पे नहीं थी, लेकिन ये सेंटर से दूर भी है और सारी फिर भी एक डिस्टेंस पे नहीं है, समझे। अब यही आपकी फिजिक्स। फॉर एग्जांपल देखें, इधर आप देखिए सेंटर में आपकी ट्रू वैल्यू है, मेजर वैल्यू भी सेंटर में ही है, इसका मतलब एक्यूरेसी है, डिफरेंस 0 है। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू में कम डिफरेंस है या 0 है, इसका मतलब एक्यूरेसी है, एक्यूरेट है ये। अच्छा, इसके अंदर ये है कि आपकी चूंकि मेजर वैल्यूज जो है सारी मेजर वैल्यूज सेंटर में है, एक ही जगह में है, तो आपस में मेजर वैल्यूज का डिफरेंस भी कम है या 0 है, तो इसलिए इसकी प्रिसीजन भी है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें देखें तो आपकी सेंटर से ये करीब है तो एक्यूरेसी है, थोड़ा डिफरेंस है ये वाला, लेकिन दूर जो सेंटर से वैल्यूज है वो सारी आपस में डिफरेंट डिस्टेंसेस पे है, तो प्रिसीजन नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें देखें तो
इसके अंदर देखें तो सेंटर से सारी वैल्यूज दूर है, तो एक्यूरेसी नहीं है, यानी कम एक्यूरेट है ये। लेकिन सारी आखिर में जो वैल्यू मेजर्ड है सारी वो एक ही जगह पे है, जिस तरह यहाँ की, तो इसलिए प्रिसीजन है। इसमें देखें तो सेंटर से आपकी जो वैल्यूज है वो बहुत दूर है, तो एक्यूरेसी भी कोई नहीं है इसमें। और जो दूर वैल्यूज है सारी इकट्ठी भी नहीं है, वो भी स्कैटर्ड है, आपस में मेजर्ड वैल्यू का डिस्टेंस है, डिफरेंस है, तो ये आपका प्रिसीजन भी नहीं है। इसी को यहाँ वेरीफाई किया जाए, देखें उसको भी आप समझ सकते हैं, उसी उसी को किया होगा। अच्छा, उसके बाद रेजोल्यूशन देखें, रेजोल्यूशन क्या, स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन मेजर्ड वैल्यू दैट कैन बी डिटेक्टेड। इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लेंगे जो वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, उसका जो लीस्ट काउंट हम कहते हैं वो रेजोल्यूशन कह लें, यानी मिनिमम वैल्यू जो हम आपको स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन मेजर्ड वैल्यू दैट कैन बी डिटेक्टेड, मिनिमम लीस्ट काउंट कह लें दूसरे। अच्छा, इसी तरह सेंसिटिविटी, तो ये रेजोल्यूशन आपने देखनी है, स्मॉलेस्ट में हर मीटर के अंदर वो छोटा सा जो उसका लीस्ट काउंट होगा, स्मॉलेस्ट जो वैल्यू मेजर कर सकता है वो आपका रेजोल्यूशन। सेंसिटिविटी क्या है, चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट, यानी इनपुट आपने दी, थोड़ी सी इनपुट देते हैं, ज्यादा चेंज करता है आउटपुट, तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा सेंसिटिव है ये मीटर। थोड़ी सी वैल्यू दी, और इसमें कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप डेली लाइफ में? और अगर ज्यादा वैल्यू चेंज की, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई, ये आपका जो है वो सेंसिटिव का। तो सेंसिटिविटी मीटर्स में भी आप चेंज कर, फॉर एग्जांपल मेरे पास मीटर अभी दिखाऊंगा, एक एमीटर है फॉर एग्जांपल, वो 10 एम्पीयर तक रीडिंग नोट कर सकता है, उसके ऊपर प्रॉप 10 की भी बनी होगी, 10 का स्केल भी होगा, फिर 2 का स्केल भी होगा, 2 एम्पीयर का, यानी वो 10 की जगह 2 की स्केल के साथ अब 2 के साथ लिखेंगे तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, थोड़ी सी वैल्यू देंगे तो ज्यादा चेंज करेगा। और अगर 10 वाला एम्पीयर लगा दो, थोड़ी वैल्यू है तो उसको वो थोड़ी वैल्यू वो बिल्कुल ज्यादा वैल्यू भी चेंज करेंगे, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन होगी, इसका मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा होगी उसकी एक ही मीटर में। तो आपने देखना है कि जो रीडिंग लेनी है उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ड्रिफ्ट क्या, ग्रेजुअल ग्रेजुअल शिफ्ट इन इंडिकेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम वेयर इनपुट वेरिएबल डज नॉट चेंज, इनपुट नहीं चेंज हो रही, और ग्रेजुअल शिफ्ट, इसमें दूसरे लफ्ज़ में देख लें अनडिजायरेबल चेंज इन आउटपुट, अनडिजायरेबल चेंज जो है आउटपुट के अंदर, गाड़ी चल रही है फिर अनडिजायरेबल अचानक चेंज आई, कोई धुआं निकालना शुरू कर दिया, कुछ अनडिजायरेबल है, दैट इज नॉट डिजायरेबल, तो वो आप समझिए कि वो ट्रिक। अच्छा, उसके बाद देखें ये वाला देखते हैं, स्टैटिक एरर क्या है, मेजर्ड वैल्यू माइनस 2 वैल्यू, तो दोनों वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो स्टैटिक एरर होगा। ये यहाँ सिर्फ डिफरेंस हमने नोट किया, एक्यूरेसी में जस्ट देखा कि डिफरेंस है तो एक्यूरेट है या नहीं है, उधर हमने उसको मेजर भी कर लिया, यानी उस एरर को नोट कर लिया या उसको फाइंड कर लिया, तो वो फिर मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू है, उसको स्टैटिक एरर। इसके बाद डेड जोन क्या है, मैक्सिमम चेंज इन इनपुट फॉर व्हिच आउटपुट जीरो, यानी एक आप ऐसा सा वैल्यूज देते जा रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं तो वो मेजर कर रहा है, एक स्टेज आएगी आप इनपुट देंगे, वो स्टेज से आगे वो डेड हो गया, यानी वो उसकी रेंज से बाहर हो गया, सही है, तो डेड जोन। तो इसी तरह देखें यहाँ आप जो है वो इसमें जो ये ट्रांजिस्टर या इस तरह के कुछ होते हैं जिसके अंदर कर्व इस तरह की बनती है, समथिंग लाइक दैट, ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ शुरू होती है इधर और ये इधर, ये डेड जोन है, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ इस तरह ये जो है जीनर डायोड इस तरह के होते हैं, ठीक है, रिवर्स बायस में कुछ चलते हैं और फॉरवर्ड, तो रिवर्स में चल रहे हैं, फॉरवर्ड के दरमियान में डेड जोन। अच्छा, इसी तरह देखें थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या है, स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट व्हिच नो आउटपुट चेंज, यानी थ्रेशोल्ड क्या है, जिस तरह सिलिकॉन डायोड है 0.7 है इसका थ्रेशोल्ड, 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट है, तो आप जैसे 0.7 वोल्ट तक वो कुछ भी नहीं बदलेगा, जैसे ही 0.7 वोल्ट आप से ज्यादा जाएगा तो 0.7 वोल्ट उसका थ्रेशोल्ड है। इस तरह लिनियरिटी क्या है कि आपका मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द कैलिब्रेशन पॉइंट्स फ्रॉम आइडियल स्ट्रेट लाइन है, आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी एक्स और वाई एक्सिस के कुछ पॉइंट्स होंगे, उससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, अब उस स्ट्रेट लाइन से कितना डेविएट कर रही है आपकी मेजर्ड वैल्यूज, जो आपका जो डाटा है वो स्ट्रेट लाइन से कितना मेजर कर रहा है, तो वो कर रहा है, ठीक है, उसको आप देखेंगे कि एक लाइन आपकी लिनियरिटी है, फिर वो नॉन लीनियर सिस्टम भी हो जाते हैं, ठीक है, एक लीनियर सिस्टम होता है, एक नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर वही होता है जो मेन जो लीनियर सिस्टम होता है, जिस तरह एक्स वाई है, जितनी एक्स चेंज करे वाई चेंज होगी, जिस तरह वाई इज इक्वल टू एक्स कर लें तो ये लीनियर है, वाई इज इक्वल टू एक्स, जितनी वो अब वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर लें तो वो पैराबोला बन जाएगा, तो वो लीनियर लाइन से जितना दूर जाएगा तो वो नॉन लीनियर होता जाएगा, ये इसको हो गया। इस तरह स्टेबिलिटी क्या है कि एक आपका मीटर है वो 2 साल के लिए बना है, तो 2 साल तक उसकी जो परफॉर्मेंस उन्होंने बताई है वही परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन हुआ है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या है, 2 साल है, 2 ईयर, तो ये क्या कहेंगे, रिटेन इट्स परफॉर्मेंस थ्रू ओवर स्पेसिफाइड स्टोरेज लाइफ, जो 2 साल की लाइफ है, 2 साल तक उसकी जो उसने स्पेसिफाई कर दी है वही वैल्यूज देगी।
अच्छा इसी तरह टॉलरेंस है मैक्सिमम अलाउबल डेविएशन फ्रॉम द मेंशन वैल्यू, यानी रजिस्टर आप देखते हैं रजिस्टर के अंदर वो कलर कोडिंग होती है जिसमें सिल्वर गोल्ड और नॉन, तो गोल्ड है तो 5% है प्लस माइनस, और उसकी सिल्वर 10% है प्लस माइनस, और वो इस तरह वेरिएशन हर मीटर में कितनी प्लस माइनस रेंज होती है। इस तरह इन्वर्टर लेते हैं आप, तो इन्वर्टर अगर 2.5 kVA का है तो आप उसमें से उसकी उसके उन्होंने लिमिट लिखी थी इससे थोड़ा सा लोड ऊपर भी चला जाए तो वो प्लस माइनस उसकी होती है, सही है। इस तरह वोल्टेज है ये आपकी लगी हुई है, तो ये तो नहीं है कि कभी वोल्टेज हमारी कम भी हो जाती है, कुछ दूर दराज के जो इलाके हैं रूरल एरियाज वहाँ वोल्टेज डिप आई होती है तो वो भी चलती है, इसका मतलब कम वोल्टेज में भी। और वापटा ने फॉर एग्जाम्पल, तो वापटा जो है वो कितनी है प्लस माइनस 5% है, यानी वोल्टेज में अगर प्लस माइनस 5% वो देता है 220 का 5% कितना बनेगा 11 वोल्ट, 11 वोल्ट बनेगा, 10% 22 वोल्ट बनेगा, तो 11 वोल्ट है तो 220 में 11 वोल्ट ऊपर 11 नीचे, 5 है या 10 है ये कंफर्म करना है हमें। तो वापडा अगर इतनी वोल्टेज वेरिएशन वो कहता है कि ये हमारी जो यूटिलिटी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है इतनी वेरिएशन होगी तो वो जिम्मेदार नहीं है, इससे ऊपर होगी तो वापडा वाले पेनल्टी देंगे आप, ये मतलब है इस तरह, ठीक है। तो ये आपका अच्छा इसी तरह देखें बायस, बायस क्या कांस्टेंट एरर अकर्स ड्यूरिंग मेजरमेंट, यानी आप हर दफा मेजर कर रहे हैं तो 0.1 का डिफरेंस आ रहा है इन ट्रू वैल्यू से, आप मेजर वैल्यू से 0.1 का डिफरेंस बार बार कर रहे हैं, तो वो जो बार बार करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप कहेंगे ये बायस है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आप देखें आगे हिस्टैरिसिस, ये मैंने एडी करंट और हिस्टैरिसिस की बात की थी यहाँ, तो एडी करंट जो है वो हम बात कर डिटेल से बात कर चुके हैं, एडी करंट और हिस्टैरिसिस दो लॉसेस होते हैं, तो ये भी हिस्टैरिसिस है कि हिस्टैरिसिस लैग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स, या प्रैक्टिकल भी एक है हमारा वहाँ डीसी जनरेटर पे करेंगे आप, मशीन में इलेक्ट्रिकल मशीन का, उसमें क्या करेंगे आप कि इसको कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी आपने एक दफ़ा सप्लाई दी डीसी वो मैग्नेट बन गया, उसकी जो डोमेन है अलाइन होगी, मैग्नेट होते हैं पैरामैग्नेटिक, डायनामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ऐसे, तो डोमेन अलाइन होगी उसकी। अच्छा वो अब डोमेन अलाइन होने के बाद जब आपने सप्लाई निकाल दी फिर भी कुछ ना कुछ डोमेन अलाइन ही रहती, इसको कहते हैं हिस्टैरिसिस वाला, वो आपने बतख सी देखी होगी फिजिक्स में जो बतख बनती थी ऐसे, देखिए आपने देखी थी ना, इस तरह की नहीं बनी आपने, ऐसे जाती है फिर वापस इधर आती है फिर जाके ये इधर आती है फिर ये ऐसे समझ आ रही, फिर इसके बाद तो ये आप देखिए कि जब आपने सप्लाई दी यहाँ से जब एक दफा सप्लाई दी तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये देखिए इतना अलाइन हो गई, लेकिन जब आपने सप्लाई को दोबारा रिवर्स किया तो रिवर्स करके इसको वापस आना चाहिए या नहीं आया, ये वापस आ गई इधर, अब करंट जीरो हो गया है, सप्लाई जीरो हो गई है, लेकिन फिर भी ये देखें मैग्नेटिक फील्ड है, इसको कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ये आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स में पढ़ेंगे ये फिनोमेना, कि आप देखेंगे जनरेटर को आपने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जितना भी उसको चाहिए, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड दे के आपने उसको लोड अप्लाई कर रहे हैं, लोड 1 2 3 लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। अच्छा जब लोड अप्लाई कर रहे हैं उस पे सप्लाई इस पे लोड भी नहीं अप्लाई करते, वैसे नॉन लोड पे करते हैं, नो लोड पे, नो लोड इसको कहते हैं नो लोड टेस्ट डीसी जनरेटर, नो लोड टेस्ट ऑफ डीसी जनरेटर या मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर, ये प्रैक्टिकल का नाम होता है। अच्छा इस पे करते क्या है कि आप सिर्फ वोल्टेज देखते हैं, आप सप्लाई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये इसको चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ रही है, जैसे बढ़ा रहे हैं आउटपुट वोल्टेज बढ़ रही है। अब फिर दोबारा कम करेंगे, जब कम करके इधर आएंगे, शुरू में जब स्टार्ट किया होगा अगर वो जनरेटर अभी पिछले पूरा हफ्ता नहीं चला तो जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है आहिस्ते से खत्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन वरना कुछ ना कुछ होगी। अच्छा अब आपने जब चलाई तो वो आपका कुछ ना कुछ हो गया, जब आप वापस लाएंगे जीरो पे लाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले 0 वोल्ट था या कम वोल्टेज थे, तो अब जो पहले वाले वोल्टेज थे इस पोजीशन पे वो ज्यादा वोल्टेज होंगे, ठीक है। तो कर्व आपकी समथिंग लाइक दिस बनेगी, या आपकी इस तरह कर्व जाएगी है, वैसे ये नो लोड पे इस तरह होगा, यानी फील्ड करंट वर्सेस वोल्टेज, ये समथिंग लाइक दैट, यानी आपने फील्ड करंट बढ़ाते जाएंगे तो ये आपकी इस तरह जाएगी, फिर दूसरी इस तरह आएगी, समझ आ रही है, तो ये वोल्टेज का डिफरेंस होगा, इसको कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ये हिस्टैरिसिस का कोई भी मटेरियल जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ये वाला प्रॉब्लम आए लैग वाला, वो आप कहेंगे। इसके बाद है रेंज और स्पैन, कि आपकी रेंज क्या है उस मीटर्स की, मैक्सिमम रेंज क्या है, जैसा मल्टीमीटर्स मैंने बताया, और वो मेगर से कम वाली रेंज है उनकी, तो रेजिस्टेंस की हर एक की वोल्टेज और सब उसकी रेंज है या स्पैन है जितनी वो मेजर कर सकता है। उसके बाद रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है आप देखें तो ये क्या है, इसको रिपीटेबिलिटी भी कहते हैं, ये क्या है, क्लोजनेस विद सेम वैल्यू ऑफ इनपुट क्वांटिटी
at different times and different conditions and with different instruments. यानी आप different instruments से रीडिंग लेते हैं, कंडीशन डिफरेंट है, वेदर गर्मी सर्दी वेदर डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट है. इन डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आप जब एक ही वैल्यू कोड कर रहे हैं, एक ही वैल्यू, फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी ले लें, तो आप ह्यूमिडिटी मीटर से ह्यूमिडिटी मेजर कर रहे हैं. गर्मियों में सर्दियों में वेदर चेंज हो गया, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं ह्यूमिडिटी, फिर डिफरेंट टाइम में कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, दिन को कर रहे हैं. वो जो उसके बिल्कुल क्लोजनेस आ रही है, करीब, उसको कहेंगे कि वो रिपीटेबिलिटी या रिप्रोड्यूसिबिलिटी है. दूसरी डेफिनेशन जरूर लिखिए. अच्छा, ये तो हो गया हमारा ये. तो अब मेरे ख्याल ये खत्म हो गया. अब हम कुछ प्रैक्टिकल बात